हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 15 में। ठीक है भाई, कल हमने पढ़ लिया था सामान्य और आपका असामान्य मोलर द्रव्यमान क्या है और किस तरीके से आपका फर्क पड़ता है जब आप क्या डाल देते हो, कोई आयनित सॉलिड डाल देते हो या उसमें जाके विलयन में जाके आयनन होता है या विलयन में जाके संगुणन होता है। ठीक है, आयनन में क्या होगा, आयनन में चीजें अलग अलग होंगी और संगुणन में चीजें क्या होंगी, मिलेंगी। हमने जिसको वियोजन और संयोजन नाम से भी पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं वांट ऑफ फैक्टर आई की, क्योंकि ये ही डिसाइड करेगा आपका जो ओवरऑल जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, जो ओवरऑल आपके अणुसंख्य गुणधर्म के मान है वो किस पर निर्भर करेंगे, इस पे आयटा पे निर्भर करेंगे। वांट ऑफ गुणांक जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। ये क्या बताएगा आपको, ये आपको करेक्ट जानकारी देगा कि आपका जो विलय है वो जाके अगर विलयन में संगुणित हो रहा है तो मान में क्या परिवर्तित होंगे, और अगर वो विलायक में जाके वियोजित हो रहा है तो मान में क्या क्या परिवर्तन होंगे। उन सारी बातों को कौन बताएगा आपको, वांट ऑफ गुणांक बताएगा, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको आयोटा भी बोल देते हैं अपन। ठीक है, देखो आयोटा क्या है आपका, प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म बटा सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म का जो अनुपात है वही आपका क्या है, वांट ऑफ गुणांक आई है। ठीक है, देखना प्रेक्षित गुणधर्म को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व। जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको तो कहां रखोगे, ऊपर। और सैद्धांतिक, सैद्धांतिक का मतलब जो आपका है कैलकुलेटेड है, जो परिकलित है, आप इसकी जगह परिकलित भी लिख सकते हो, जो थ्योरेटिकल है। ठीक है ना, जैसे मैंने आपका मान के चलो विलय डाला, ठीक है, और विलय का मुझे पता है सैद्धांतिक जो अणुभार है वो कुछ अलग है, और जब मैंने उसकी कैलकुलेशन करी, जो मैंने उसका प्रेक्षित मान निकाला वो कुछ अलग आया। तो प्रेक्षित मान जो आप खुद ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, और सैद्धांतिक जिसको आप थ्योरेटिकल बोल सकते हो या इसको आप परिकलित भी बोल सकते हो। ठीक है, अब प्रेक्षित अणुसंख्य गुणधर्म और हमने सैद्धांतिक अणुसंख्य गुणधर्म रख दिए हैं, तो इन सबके आधार पर हम चारों जो आपके अणुसंख्य गुणधर्म है उसको लिख सकते हैं हम भाई, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म हमारे पास चार हैं। कौन कौन से हैं, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है, ठीक है ना, क्वथनांक में उन्नयन है, और क्या है आपके पास, हिमांक में अवनमन है, और परासरण दाब है। तो चारों के मान ही आयटा के आधार पर निश्चित हो जाएंगे। क्या लिखेंगे हम, डेल्टा पी प्रेक्षित बटे सॉरी डेल्टा बी परिकलित, या सैद्धांतिक भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी लिख दो, सैद्धांतिक या परिकलित बात एक ही है। और क्या लिख सकते हो, ये तो हो गया आपका वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, और क्या थी हमारे पास, क्वथनांक में उन्नयन, जिसको आपने किससे दिखाया था, डेल्टा टीबी से। तो डेल्टा बी टीबी प्रेक्षित हो जाएगा बटे डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, परिकलित, या आप सैद्धांतिक लिख सकते हो। और क्या लिखेंगे, और हम लिख देंगे, चलो आयटा को बार बार नहीं लिखते हैं, बराबर यहां से कर देते हैं क्योंकि ये आगे हमने लिख रखा है। और क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ हो जाएगा, हिमांक में अवनमन, ये भी क्या हो जाएगा, प्रेक्षित बटा परिकलित या सैद्धांतिक। और आप क्या लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो वाष्पदाब, परासरण दाब। परासरण दाब को किससे लिखा था आपने, पाई से। तो पाई क्या लिखोगे, पाई प्रेक्षित बटा पाई परिकलित। ठीक है, ये आपके चार जो आपके अणुसंख्य गुणधर्म है उन सबको आप क्या लिख दोगे, प्रेक्षित बटा परिकलित। अब अगर हम अणुभार के बीच में लिखना चाहे रिलेशन के वांट ऑफ गुणांक और अणुभार के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो देखो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं, जो अणुसंख्य गुणधर्म होते हैं वो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, किसके, अणुभार के। व्युत्क्रमानुपाती होते हैं कि भाई किसके, अणुभार के। अब ये अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती कैसे होते हैं, इस चीज को भी समझ लो। आपने ये चीज पहले पढ़ रखी है कि जो अणुसंख्य गुणधर्म है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, जो अणुसंख्य आपके गुणधर्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, कणों की संख्या के। ये बात हमें पता है, कणों की संख्या बढ़ेगी तो अणुसंख्य गुणधर्म भी बढ़ेंगे। और कणों की संख्या को हम मोल से भी दिखा देते हैं, क्या भाई मोल भी क्या है आपका, कणों की संख्या। ये एक मोल बराबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है ना, तो कणों की संख्या को हम मोल मान लेते हैं, और मोल का हमको रिलेशन पता है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। ये भी चीज आपने पढ़ रखी है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अणुभार। तो अगर मेरा भार निश्चित है, भार मेरा फिक्स है, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि मोल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अणुभार के। लिख सकता हूं मैं, अगर मेरा भार फिक्स है, भार निश्चित है, तो मैं लिख सकता हूं कि जो मेरा मोल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, अणुभार के।
और मोल कुछ क्या है भाई, मोल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कणों की संख्या कोई, तो कणों की संख्या की जगह मैं लिख सकता हूं 1 अणु भार, क्योंकि कणों की संख्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मोल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि जो अणु संख्या जो गुणधर्म है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो मोल के है, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो किसके है भाई, अणु भार के है। समझ में आ गई आपको बात कि अणु संख्या गुणधर्म अणु भार का कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर अणु भार आपका बढ़ेगा तो अणु संख्या गुणधर्म आपके कैसे होंगे भाई, कम हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपका अणुभार कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अणुसंख्य गुणधर्म आपके कैसे हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। यानी कहने का मतलब अणुसंख्य गुणधर्म और अणुभार में कैसा रिलेशन है, उल्टा रिलेशन है। और यहां पर हमने क्या रखा है, अणुसंख्य गुणधर्म ही रखा है। तो अगर मैं आयोटा और अणुभार के बीच में रिलेशन लिखना चाहूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म और अणुभार कैसे हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो वहां पर अगर मैं अणुभार के लिए अगर रिलेशन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, I बराबर सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार, ठीक है। तो मैं अणुभार के बीच में रिलेशन लिख रहा हूं तो I बराबर क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। प्रेक्षित अणुभार का मतलब जो आप ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। सैद्धांतिक तो जो है, जो सामान्य है, ठीक है। हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, सैद्धांतिक की जगह सामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार जो आपका होता है वास्तविक, ठीक है। लेकिन जो आप ऑब्जर्व करते हो कि विलयन में जाके क्या हुआ, विलयन में जाके आपने क्या देखा, एक्चुअल में क्या मिला आपको विलयन में जाके, तो उसको हम किससे दिखाते हैं, असामान्य अणुभार से। कल पढ़ा भी था हमने, ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा इससे पिछले वाला लेक्चर तो पहले आप पिछले वाला लेक्चर देखो, उसमें मैंने पूरी असामान्य अणुभार क्या है, कैसे आता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, वो सब कुछ मैंने बता रखा है, ठीक है। तो अगर अणुभार के बीच में हम रिलेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार, या हम कह सकते हैं सामान्य अणुभार बटा असामान्य अणुभार, ठीक है। एक रिलेशन में आपको और बताना चाहूंगा आयटा को, ठीक है। देखना भाई, I बराबर आयनन या संयोजन, संगुणन भी लिख सकते हो, आयनन या संयोजन के पश्चात कणों की संख्या, पश्चात कणों की संख्या बटे आयनन या संयोजन से पूर्व कणों की संख्या, पूर्व कणों की संख्या। यानी आपको चेक करना है कि आपके आयनन के पश्चात या संगुणन के पश्चात कणों की संख्या क्या आ रही है और संगुणन से पूर्व कणों की संख्या क्या आ रही है। ये आपका और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, ठीक है। अब इसके आधार पर मैं आपको कुछ वैल्यूज लिखाऊंगा, इसको आप लिख लो, चाहो तो समझने के लिए है ये, बाकी ये रिलेशन आपको ये काम में आने वाले हैं, ठीक है। ये भी आप लिख लो, ठीक है। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं आपको कुछ I की वैल्यू बताऊंगा भाई, ठीक है। देखना कि अगर आयनन होगा तो किस किस तरीके से चेंजेस होंगे, और अगर आपका संयोजन होगा तो किस किस तरीके से चेंजेस होंगे, ठीक है भाई। देखना, ध्यान देना थोड़ा। देखो पहले मैं करा लेता हूं आयनन, तो आयनन हम करा लेते हैं NaCl का, तो बना Na+Cl-, ठीक है। और इसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं आइटा को, I को, ठीक है। तो पश्चात कणों की संख्या कितनी आई भाई, पश्चात कणों की संख्या आई 2। यहां तो 1 मोल है और यहां 1 मोल और 1 मोल कितने हो जाएंगे, 2 मोल। भाई ये तो स्टार्टिंग में कितना था, 1 मोल। 1 मोल आपको Na+ का मिला और 1 मोल आपको क्या मिला, Cl- का मिला, ठीक है। तो यहां पर कणों की जो संख्या आई वो कितनी आई, पश्चात 2। भाई टूट कर कितने कण बना लिए, इन्होंने 2 कण बना लिए। और नीचे क्या लिख रखा है हमने, आयनन या संयोजन से पूर्व कणों की संख्या। पूर्व कणों की संख्या कितनी थी, 1 मोल। तो देख लो 1 लिख दिया हमने। तो आइटा की वैल्यू कितनी आई भाई, आइटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई क्या। अरे भाई 1 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। आइटा की वैल्यू कितनी आएगी, 2 ही आएगी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं आई की वैल्यू 1 से कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। कब जब क्या हो रहा हो, आपका आयनन हो रहा हो, आपका वियोजन हो रहा हो, तब आपकी जो आई की वैल्यू है वो 1 से ज्यादा आएगी। तो मैं यहां पर रिलेशन लिख दूं, ऊपर लिख देता हूं, चलो इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। यही लिख देते हैं, चलो इतनी जगह है हमारे पास भाई, ये जगह भी कुछ काम की है, ठीक है। लिख लेते हैं इसको। यदि I बराबर ग्रेटर देन 1 है तो क्या हो रहा होगा, आपका आयनन या आपका वियोजन हो रहा होगा, ठीक है। आयनन या वियोजन के लिए I की वैल्यू हमेशा 1 से कैसी आएगी, ज्यादा आएगी। कह सकते हैं हम
अब एक चीज मैं आपको संगुणन भी बता देता हूं, ठीक है। एसिटिक एसिड ले लेते हैं और ये क्या कर रहा है भाई, संगुणन कर रहा है, मतलब दो मिलके क्या बनाएंगे, एक बनाएंगे। दोनों चिपक गए और चिपक कर क्या बना देंगे, एक पार्टिकल बना देंगे, ठीक है। दोनों एसिटिक एसिड के अणु क्या है, हाइड्रोजन बंध के द्वारा आपस में एक दूसरे से क्या हो गए भाई, अटैच हो गए, और अटैच होकर इन्होंने क्या बना दिया, एक मोल बना दिया। लिए तो कितने मोल थे हमने, 2 मोल, और मिले कितने हमको, 1 मोल। मैंने आपको बताया मोल कहां चेक करोगे, आप स्टाइकियोमेट्रिक आगे चेक करोगे। यहां 2 लिख रहा है मतलब 2 मोल, और यहां आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं का मतलब कितना मोल होगा, 1, तो 1 मोल है। तो लिए कितने थे आपने, पूर्व में कितने लिए थे, 2, और पश्चात कितने मिले, पश्चात मिले 1। तो मैं आई को क्या लिखूंगा, 1/2। भाई पश्चात तो मुझे कणों की संख्या मिली 1 और पूर्व में मुझे कणों की संख्या मिली 2, तो 1/2 का मतलब आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू 0.5 आएगी। तो मैं कह सकता हूं क्या कि जो आई की वैल्यू है जो मुझे कम मिलेगी कितनी, 1 से, कह सकते हैं हम। तो हम यहां कह देंगे कि अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 है तो हमारा संगुणन या संयोजन हो रहा होगा, यानी संगुणन और संयोजन के लिए आई का मान 1 से कैसा होगा, कम होगा। और अगर आपका आई का मान फिक्स 1 है, आई का मान क्या है, फिक्स 1 है, मतलब आपने लिए भी कितने कण, 2, और मिले भी आपको कितने कण, 2, तो आई की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी, 1 रहेगी। यानी ना तो उस कंडीशन में संगुणन हो रहा होगा और ना ही आपका वियोजन हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 2A पार्टिकल ले लिए और विलयन के अंदर जाके इन्होंने A+A में टूट गए, ठीक है। तो यहां कितने मोल हुए आपके, 2 मोल लिए, यहां कितने मोल मिले, 1 मोल, और यहां भी कितना मोल मिला, 1 मोल। तो मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो मैं क्या कहूंगा, पश्चात मुझे कणों की संख्या कितनी मिली, 2 मिली, ठीक है, और प्रारंभ में कणों की संख्या कितनी मिली, 2 मिली। तो 2/2 आंसर क्या आएगा, 1। तो मैं कह दूंगा ना ही तो ये टूटे और ना ही क्या है ये अटैच हुए। या मैं कहूं कि जैसे 2 मोल यहां पड़े थे वैसे के वैसे ही 2 मोल यहां पे आपको सॉल्यूशन में जाके भी मिले, यानी कोई आयनन नहीं हुआ, कोई वियोजन नहीं हुआ, कोई क्रिया नहीं हुई। जैसे आपके ग्लूकोज हो गया, यूरिया हो गया, ये जितने भी अनायनित है ना, जिनके लिए हमने प्रारंभिक में बात करी थी, ये सारे कैसे हैं भाई, विद्युत अनअपगट्य हैं, ये जाके कोई आयनित नहीं होता। तो यहां आप ग्लूकोज लोगे तो ग्लूकोज आपका विलायक में जाके भी क्या रहेगा, मान के चलो मैंने ग्लूकोज के 2 मोल लिए तो ये विलायक में भी जाके ग्लूकोज के कितने मोल रहेंगे, 2 ही रहेंगे। तो स्टार्टिंग में भी मैंने 2 मोल लिए और विलयन में जाके भी मुझे कितने मोल मिले, 2 ही मोल मिले। तो मैं 2/2 करूंगा तो आई की वैल्यू कितनी आएगी, 1। यानी जब आई की वैल्यू 1 आएगी तो ना ही आपका संयोजन हो रहा होगा और ना ही आपका आयनन हो रहा होगा, ठीक है। ये सारी बातें आप एक बार लिख लो, ठीक है। तो यहां लिख लो, विलेय का आयनन संगुणन नहीं होगा, आयनन या संगुणन नहीं होगा, आयनन या संगुणन नहीं होगा, ठीक है। लिख लो भाई इस चीज को, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके रोक के इस चीजों को लिख लो, आगे की बात करते हैं। लिख लिया, चलें भाई आगे, चलो ठीक है। तो वांट ऑफ गुणांक हमने समझ लिया, रिलेशन हमने सारे लिख लिए। अब हम बात करते हैं एक्चुअल की। एक्चुअल चीज क्या है, एक बार मैं आपको फॉर्मूले भी लिखा दूं। अब से आप क्या करोगे, जब भी आपको कोई विद्युत अपघट्य आपको विलेय मिलेगा तो हमेशा पहले आप आई की वैल्यू चेक करोगे कि आई की वैल्यू आप चेक करे बिना आगे नहीं बढ़ोगे, ठीक है। और आई की वैल्यू में उसने बोल रखा होगा कि कितना प्रतिशत आयनन हुआ है या कितना प्रतिशत संयोजन हुआ है। भाई कोई चीज घुली है तो हमको पता तो होगा कितने % घुली है। जैसे मैं अगर NaCl के लिए बात करूं तो यहां पर तो अपन NaCl की क्या कंडीशन लेते हैं कि आपका 100% घुल गया, लेकिन जबकि ऐसा नहीं भी हो सकता भाई, हो सकता है 90% भी घुला हो। अपन ने अभी कंडीशन ली थी ना कि NaCl, तो हमने तो अभी 100% आयनित मान के चला था कि Na+ और Cl- बन गया, लेकिन कोई विलायक ऐसे भी हो सकते हैं आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य हो सकते हैं जो पूरी तरीके से आयनित नहीं होते, कुछ अंश उनका वियोजित हो रहा होगा। तो उस कंडीशन में हम % लेते हैं कि भाई आपका 30% वियोजित हो गया या आपका 60% वियोजित हो गया, तो उसके लिए हम आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगा मैं उसको आपको, लेकिन उससे पहले जो आपके चारों गुणधर्म है ना, उनको आप किस तरीके से अब लिखोगे। अब से आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो पहले आप कैसे लिखोगे, देखो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन क्या था, P0A - PS/P0A,
ये किसके बराबर था, XV के बराबर। अब आप वांट ऑफ गुणांक को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दोगे, तो अब से आप क्या लिखोगे, ये हो जाएगा आपका IXV के बराबर। ठीक है, I बराबर क्या है आपका वांट ऑफ गुणांक, जिसको कैलकुलेट करना हम अभी सीखेंगे आयनन और समगुणन दोनों में। ठीक है, दूसरा आपने क्या लिखा था भाई, क्वथनांक में उन्नयन, और क्वथनांक में उन्नयन को आपने क्या लिखा था कि डेल्टा टीबी जो है वो केबी इंटू एम है। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप लिखोगे डेल्टा टीबी बराबर आई केबी इंटू एम, यानी आई को आगे क्या कर दोगे, इंट्रोड्यूस कर दोगे। अब आप मोलैलिटी की वैल्यू लिख सकते हो, मैं पूरा भी लिख देता हूं चलो आपके लिए। डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, आई बराबर आई केबी, और मोलैलिटी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, और अगर ये सारी चीजें ग्राम में दे रखी हो तो ऊपर किससे गुणा कर दोगे, 1000 से। ठीक है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए ये हो गया आपका। और तीसरी चीज अगर आपको दे रखी हो क्या, हिमांक में अवनमन, तो उसको आप क्या लिखोगे, आई के एफ इंटू मोलैलिटी, और सेम टू सेम उसी की तरह यहां भी क्या रख दोगे, आई, और इसको क्या कर दोगे, के एफ। ठीक है, चौथी चीज आपने क्या लिखी, परासरण दाब बराबर पाई बराबर आपने क्या लिखा था, CRT, तो अब आप क्या लिखोगे, ICRT। ठीक है, I बराबर क्या है आपका वांट ऑफ गुणांक। तो इस तरीके से जो आपके चारों फॉर्मूले हैं वो आप अब इस तरीके से डिनोटेड करोगे। एक बार इनको भी आप लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। तो अब हमारे लिए दो कंडीशन मिलती हैं भाई, कि हम I की वैल्यू कैलकुलेट करें पहले तो किसके लिए, आयनन के लिए, फिर हम I की वैल्यू कैलकुलेट करें किसके लिए भाई, किसके लिए कैलकुलेट करें, संगुणन के लिए। ठीक है ना, तो पहले हम लिख लेते हैं, पहला हमारा डेरिवेशन वांट ऑफ गुणांक I व वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध। ठीक है, वियोजन की अगर आपको मात्रा दे रखी हो कि इतना प्रतिशत आपका विलय घुला है, तो आई और वियोजन की मात्रा अल्फा के बीच क्या रिलेशन निकलता है उसको देखते हैं। ठीक है, देखो भाई ध्यान देना। देखो हमने माना कि हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास कोई विलय है A जो हमारा विलयन में घुला हुआ है। ठीक है, और विलयन में घुलकर वो B मोलों में क्या होता है, वियोजित होता है। ठीक है, कोई हमारे पास विलय है A, हमने मान लिया कोई पदार्थ है हमारे पास A जिसको हमने विलयन में डाला, तो विलयन में घुलकर वो कितने मोल दे रहा है, B मोल दे रहा है। ठीक है, तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, इक्वेशन में ये लिखूंगा कि A जो मेरे पास पार्टिकल्स है, जो A पदार्थ है मेरे पास, वो विलयन में जाके कितने मोल दे रहा है, B मोल दे रहा है, और B के N मोल दे रहा है। ठीक है, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, तो हमने लिख दिया N मोल दे रहा है वो। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं प्रारंभिक अवस्था में मोल की संख्या, प्रारंभिक अवस्था में मोल की संख्या, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो प्रारंभिक अवस्था में मोल, बात वही है। प्रारंभिक अवस्था में मैंने देखा कि मेरे पास A पूरा है, मतलब अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, पूरा A है हमारे पास। ठीक है, और अभी रिएक्शन प्रारंभिक अवस्था में मतलब स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो हमारा कुछ भी विलय नहीं मिला होगा, हमको कोई भी हमको पार्टिकल्स नहीं मिले होंगे जो आयनित हो गए हों। ठीक है, हमारा पूरा विलय A रखा हुआ है अभी। ठीक है, कोई हमको B पार्टिकल नहीं मिले क्योंकि हमारी प्रारंभिक अवस्था है। अब हम दूसरी अवस्था देख लेते हैं, साम्य अवस्था, या साम्य अवस्था के बाद आप ये भी लिख सकते हो वियोजन के पश्चात मोल। ठीक है, या तो आप साम्य अवस्था पर मोल लिख लो, या मैं ये लिख देता हूं वियोजन या आयनन के पश्चात मोल। तो वियोजन के पश्चात आपको कितने मोलों की संख्या मिली भाई, माना हमने कि हमारे अल्फा मोल वियोजित हो गए, यही तो लिखा है आपने, वियोजन की मात्रा आपके पास कितनी है, अल्फा। मैंने मान लिया कि मेरे जो अल्फा मोल है वो वियोजित हो गए भाई। ठीक है, तो बचेंगे कितने भाई, 1 माइनस अल्फा, और माइनस अल्फा बचेंगे। अल्फा वियोजित हो गए तो यहां कितने बचे, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, मैं कह दूं कि मेरे पास 100 मोल थे, मेरे 40 मोल वियोजित हो गए, तो यहां कितने बचेंगे, 100 माइनस 40, 60 मोल बचेंगे। यही तो होगा ना भाई। मैं यहां कह दूं कि मेरे पास 10 मोल है, 5 मोल मेरे वियोजित हो गए, तो बचेंगे कितने, 10 माइनस 5, 5 मोल बचेंगे। ठीक है, तो वही चीज हमने लिख दी। तो अब हम I का फॉर्मूला लगा लेते हैं। I बराबर क्या है, चलो यहां लिख देता हूं। I बराबर क्या है भाई, आयनन के पश्चात मोलों की संख्या, आयनन के पश्चात मोलों की संख्या बटे आयनन से पूर्व मोलों की संख्या, आयनन से पूर्व मोलों की संख्या। ठीक है,
तो आयनन के पश्चात कितने हैं भाई? आयनन के पश्चात आपको दिख रहे हैं 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। और यहां कितने मोल वियोजित हुए हैं आपके? n मोल। तो हम लिख सकते हैं यहां n अल्फा हमारे वियोजित हुए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे यहां से? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा आपके वियोजित हुए। और पूर्व में मोलों की संख्या कितनी थी भाई? पूर्व में हमारे पास मोलों की संख्या थी 1, ठीक है। तो अब हम 1 का भाग लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी हम I की वैल्यू को क्या लिखेंगे? यहां लिख देते हैं भाई। I की वैल्यू को हम क्या लिखेंगे? देखो I बराबर क्या होगा हमारे पास? 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, यही होगा भाई। अब यहां से अल्फा अल्फा आपको आ रहा है तो अल्फा को हम कॉमन ले सकते हैं भाई, तो कॉमन ले लो यहां से 1 प्लस अल्फा, ठीक है। तो यहां तो क्या बचा? n, और यहां से क्या बचा? -1, ठीक है। अब देखो I यहां पर है आपका, 1 को इधर ले आते हैं हम, तो I -1 हो जाएगा। 1 इधर आया तो किसका हो जाएगा? माइनस का। और इधर क्या बचा? अल्फा n-1, ठीक है, यही बचा है। तो पहले तो ये आप I वाला रिलेशन याद रखोगे, ठीक है। I वाला रिलेशन अगर आपको निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को याद रखोगे। किसके लिए भाई? किसके लिए? आयनन के लिए, ठीक है ना। याद रखना, वियोजन के लिए अलग फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है। सॉरी, आयनन वियोजन के लिए तो यही है, संगुणन के लिए अलग फॉर्मूला निकलेगा। अब अल्फा बराबर हम यहां से क्या लिख सकते हैं? अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? n-1 को नीचे भेजेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा? I-1 अपॉन n-1। ये आपके लिए क्या निकला? वियोजन की मात्रा अल्फा के लिए फॉर्मूला आपका निकल गया, I-1 और बटा n-1। और अगर I की वैल्यू निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। लिख लो इस चीज को, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं। वीडियो को पॉज करके लिख लो भाई। लिख लिया? चलें आगे, चलो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखेंगे हम, और उस क्वेश्चन से हम इस रिलेशन को बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कहां हमको ये रिलेशन काम में आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, आप क्वेश्चन लिखो। K4 FeCN का होल 6 पदार्थ का 0.1 मोलैलिटी का विलयन 27 डिग्री सेल्सियस पर 46% आयनित होता है। 46% क्या होता है? आयनित होता है। तो परासरण दाब की गणना कीजिए। परासरण दाब की गणना कीजिए, ठीक है भाई। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्या लिख रखा है कि K4 FeCN का होल 6 एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास, और इस कॉम्प्लेक्स का जो 0.1 मोलैलिटी का जो सॉल्यूशन है वो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 46% क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है, ठीक है। अब आपको दे रखा है कि विलयन का जो परासरण दाब है उसकी आपको क्या करनी है भाई? कैलकुलेशन ज्ञात करनी है, ठीक है। और परासरण दाब का हमको पता है जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? परासरण दाब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इजकल टू ICRT। और भले की बात यह है कि आपको क्वेश्चन में गैस नियतांक R की वैल्यू दे रखी है, वरना आप इसको याद भी रखोगे, क्या होती है? 0.82 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये यूनिट होती है भाई किसकी? गैस कांस्टेंट R की, ठीक है, गैस स्थिरांक R की। अब हमको वैल्यू दे रखी है, पहले हम तो देख लेते हैं कि गिवन डेटा हमारे पास क्या क्या है। तो यहां मैं लिख देता हूं आपके पास जो गिवन डेटा है। गिवन डेटा क्या क्या है आपके पास? पहले तो मुझे एक सब्सटेंस दे रखा है, उपसय संयोजक पदार्थ। मैं इसके आगे उपसय संयोजक पदार्थ लिखूंगा, ज्यादा बेटर है, ठीक है। देखो, तो यहां पर आपको पता है उपसय संयोजक यौगिकों की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो ये जो डिब्बा है ना, इस डिब्बे को बोलते हैं हम उपसय संयोजक समन्वय मंडल बोल सकते हैं आप इसको, कोऑर्डिनेशन स्पेयर अपन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये डब्बे के अंदर जो भी है वो घुलता नहीं है, डब्बे के बाहर अगर कोई आयन है तो वो घुल जाएंगे। तो कहने का मतलब 4 पोटेशियम है तो 4 तो ये आयन मिलेंगे हमको, और ये पूरा डिब्बा एक, तो 4 और 1 4 तो ये मिलेंगे K प्लस हमको, और एक ये पूरा डब्बा मिलेगा। तो 4 और 1 टोटल कितने हो गए हमारे पास कण? पार्टिकल 5। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 5। के कणों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई? 5 आ गई, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं n बराबर है हमारे पास कितना? 5, ठीक है। दूसरी बात हमारे पास क्या है भाई? कंसंट्रेशन दे रखी है, मोलैलिटी दे रखी है कितनी? 0.1 मोलैलिटी दे रखी है। टेम्परेचर दे रखा है हमको किसमें?
27 डिग्री सेल्सियस में, लेकिन हमको डिग्री सेल्सियस में नहीं चाहिए भाई, क्योंकि यहां पर केल्विन आ रहा है, केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो एग्जैक्ट तो आपको पता है 273.15 जोड़ते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में आसानी रहे इसलिए हम केवल और केवल कितना जोड़ देते हैं 273। तो इसको मैं चेंज करूंगा तो मैं इसमें क्या जोड़ूंगा 273, तो ये कितना आ जाएगा भाई 300 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको चेंज कर दिया। अब गैस कांस्टेंट आर आपको दे ही रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई की वैल्यू हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, आई की वैल्यू निकालनी है। अब आ गया आपको रिलेशन कि आपको कितना है, जो आपका 46% आयनित होता है। तो वियोजन की मात्रा जो होती है वो क्या होती है, अल्फा। वियोजन की मात्रा क्या होती है भाई, अल्फा। तो वियोजन की मात्रा जो अल्फा है वो कितना दे रखा है आपको, 46%। और 46% का मतलब क्या है, बटे में लगा दो 100। प्रतिशत का मतलब क्या है, बटे में लगा दो 100, यानी क्या हो गया 0.46। तो जो वियोजन की मात्रा है वो आपको कितनी दे रखी है, 0.46 दे रखी है। अब सारी चीजें आपके पास है, फॉर्मूले में डालो और आंसर निकालो। तो फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला हमको किसके लिए लिखना है भाई, वियोजन के लिए लिखना है। तो आई का फॉर्मूला वियोजन के लिए क्या होता है, 1 + अल्फा n-1। ये अभी आपको बताया, पहले भी एक, लास्ट में भी एक। ठीक है, 1 + अल्फा n-1। अब देखो, अब इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। 1 + अल्फा कितना दे रखा है, 0.46। ठीक है, और n कितना दे रखा है भाई, साफ साफ बताया आपको 5। 5 में से 1 गए, कितने बचेंगे, 4। तो आई बराबर क्या आ जाएगा, 1 + 0.46 और गुणा किसका कर दोगे आप, 4 का। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर 4 है, तो चलो मैं भी ब्रैकेट के अंदर रख देता हूं। और जब आपको पता है इस तरीके की चीजें आती हैं तो बोर्ड मास आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। जब भी ऐसा कैलकुलेशन का है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, फिर अगर आपको भाग देना हो तो भाग को सॉल्व करोगे, फिर आप गुणा को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद आप जोड़ बाकी करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आपको मैथमेटिकल में सॉल्व करना हो तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, फिर आप जो भाग है उसको सॉल्व करोगे, फिर आप गुणा को, फिर आप प्लस माइनस को कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका गुणा भाग करोगे और गुणा भाग करके जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2.84। ठीक है भाई, तो जो आई की वैल्यू आई वो कितनी आई, 2.84 आई। अब आई की वैल्यू को उठा के हम कहां रख देंगे, पाई के फॉर्मूले में, हमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो पाई के फॉर्मूले में रखते हैं भाई, पाई बराबर आई की वैल्यू कितनी है, 2.84 गुणा सी कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है, गुणा आर कितना दे रखा है, आर दे रखा है 0.82 लीटर एटमॉस्फेयर। इसको मैं लिख नहीं रहा क्योंकि सारी वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, पाई आपको पता है क्या है, परासरण दाब, और दाब की वैल्यू किस में आएगी, एटीएम में आएगी, सीधी सीधी बात हमको पता है। ठीक है, आगे देखो, गुणा करते हैं हम किससे, सी हो गया, आर हो गया, टी कितना है भाई आपके पास, कितना है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन लिख दो। ठीक है, केल्विन हम नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि काटा पीटी करने में सारे कटेंगे ही आगे जाके। तो जब आप गुणा भाग करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 6.98 एटीएम। ठीक है, चलो मैं आपको काट पीट के भी बता देता हूं जिससे आपके मन में कंफ्यूजन ना रहे। आई की तो कोई यूनिट है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां आपको मोलैलिटी लिख रखी है, और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है भाई, मोलैलिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर होती है ना। चलो मैं यहां लिख के दे देता हूं आपको, चलो यूनिट लिख के बता रहा हूं मैं, देखना सिर्फ समझने के लिए, मोल पर लीटर। ठीक है, गुणा क्या हो गया, 0.82 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, गुणा 300 क्या है आपके पास, केल्विन। ठीक है, तो देखो केल्विन से केल्विन इनवर्स गया, मोल इनवर्स से मोल गया, लीटर इनवर्स से लीटर गया, आंसर किस में आएगा आपका, एटीएम में। ठीक है, वही चीज मैंने आपको बताई है यहां पे डायरेक्ट कि जो आपका आंसर आएगा वो किस में आएगा, एटीएम में। तो ये क्वेश्चन को आप लिख लो। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आगे की। लिखो भाई, इस क्वेश्चन को लिख लिया, वीडियो को पॉज करके मिटाओगे, पॉज करके लिखोगे, मिटाऊंगा तो मैं भाई। ठीक है, चल, नी रे गा रे गा गा म गा गा सा सा नी पा म गा रे गा सा नी सा गा म पा गा। चलो भाई आगे की बात करते हैं। और आगे हमने अब वियोजन के लिए तो हमने निकाल लिया, अब हम किसके लिए निकालेंगे भाई, संगुणन के लिए निकालेंगे। ठीक है ना, तो अगला जो दूसरा आपका जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक, और वांट ऑफ गुणांक को आप क्या बोलोगे, आई, तथा संगुणन की मात्रा, संगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध,
अल्फा में संबंध। ठीक है, चलो इसकी बात कर लेते हैं भाई, अब इसको समझते हैं। ठीक है ना, तो देखो जो संगुणन की मात्रा जो अल्फा है उसको आप कैसे दिखाओगे कि एक मोल में से कितने मोल वियोजित हुए, और संगुणन की मात्रा आपकी कितनी है, अल्फा, वियोजित नहीं। यहां पर हम किसकी बात करेंगे, संगुणन की बात करेंगे। तो अल्फा का मतलब क्या है, एक मोल में से अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्या हो गए, संगुणित हो गए। तो संगुणन की मात्रा को हम क्या लिखेंगे, कैसे इसको डिनोटेट करेंगे कि एक मोल में से अल्फा मोल संगुणित हुए। ठीक है भाई, क्योंकि हम संगुणन की मात्रा उसी के लिए निकालते हैं जो 100% ना हो। 100% हो जाता तो हम तो मान लेते कि यूनिट हमारी कितनी आ गई, 1। लेकिन हम कोई पता है हमको कि दुर्बल अपघट्य अगर आपने लिया है तो वो 30% संयोजित हो रहा है, मान के चलो वियोजित भी हो रहा है तो 60% वियोजित हो रहा है। कुल मिला के ये जो हम संगुणन की मात्रा, जब वियोजन की मात्रा वगैरह, ये हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अगर स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग तो 100% आयनित हो जाएगा, उसके लिए तो कैलकुलेट ही नहीं करनी। ठीक है, तो यहां पर जो संगुणन की मात्रा अल्फा है उसको हम कैसे समझेंगे कि अगर हमने एक मोल कण लिए हैं तो उसमें से जो अल्फा मोल है वो आपके क्या हो चुके हैं, संगुणित हो चुके हैं। ठीक है भाई, देखना अब यहां से आप क्या समझोगे कि मैं अगर आपको एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लूं तो उसको देख लो। उसको पहले हम देख लेते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। CH3COOH और ये संगुणित होकर क्या बना लेता है भाई, एक मोल बना लेता है। दो मोल आपस में कैसे हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और एक मोल बना लेता है। मैं इसका डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं, पहले भी बता दिया है, एक बार और देख लो। कुछ इस तरीके का इसका डायग्राम होता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन बंद होता है और दो एसिटिक एसिड के अणु आपस में जुड़ के क्या बना लेते हैं, द्विलक बना लेते हैं, डाइमर बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग कंडीशन है हमारी, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसके पूरे मोल 1 हैं और इसके मोल कितने हैं, 0 हैं। ठीक है, 2 मोल ले रखे हैं, लेकिन हम कैलकुलेशन के लिए आसान करने के लिए हम यहाँ 1 मोल मान रहे हैं। ठीक है, 1 मोल लिया है तो हमारे कितने हैं भाई, 0। अब हमें पता है कि जब साम्य अवस्था आएगी, या मैं कहूंगा संगुणन के पश्चात बचेंगे कितने यहां पर, 1 - अल्फा, क्योंकि 1 मोल में से अल्फा मोल हमारे क्या हो गए, संगुणित हो गए, तो बचे कितने होंगे, 1 - अल्फा बचे होंगे। तो अब बात समझना, वहां पर कहानी क्या होगी, वहां पर कहानी को समझना। यहां पर जो पार्टिकल्स आपके आएंगे वो क्या आएंगे, अल्फा/2 आएंगे। क्या आएंगे, अल्फा/2। कैसे आएंगे समझना। देखो, जब हमने 2 मोल लिए तो 2 मोल से हमारा क्या बना, 1 मोल बना। अरे 2 मोल से हमारा क्या बना, 1 मोल बना। तो जब हम अल्फा मोल लेंगे तो हमारा बचेगा कितना, अल्फा/2। भाई 2 मोल लिए 1 बना, जस्ट आधा। तो अल्फा मोल लिए तो कितने बचेंगे, अल्फा/2, यही बचेंगे। सिंपलेस्ट सी बात है, देख लो इसको एक बार। आ गया समझ में आपको कि अगर आपके 2 मोल गए तो आपको 1 मोल मिला। ठीक है, यानी आधा मिला। तो अल्फा मोल जाएंगे तो अल्फा का भी आधा मिलेगा, अल्फा/2। ठीक है, यहां अगर मैं लिखता कि 3 मोल जाके 1 मोल बना रहा होता तो मैं यहां क्या लिख देता, अल्फा/3 लिख देता। यहां अगर 5 मोल जाके 1 बना रहे होते तो मैं यहां अल्फा/5 लिख देता। भाई 2 जाकर 1 बना रहा है तो अल्फा जाकर अल्फा/2 बनाएगा। 2 जाकर 1 बना रहा है मतलब आधा बना रहा है, तो अल्फा गए हैं तो अल्फा का भी क्या बनेगा, आधा, तो अल्फा/2। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब इससे मैं आपको जनरल फॉर्मूला बता देता हूं। ठीक है, देखो आपने एक पार्टिकल लिया है ए कोई पदार्थ है जिसका क्या हो रहा है, संगुणन, और संगुणन होकर वो क्या बना रहा है, एन पार्टिकल बना रहा है। देखो 2 मोल लिए तो संगुणित होकर होल ट्वाइस लगाना पड़ा ना, तो इसी तरीके से n मोल लिए तो क्या लगाओगे, होल n लगा दोगे। ठीक है, वही कहानी, पहले प्रारंभिक अवस्था में मोल, तो प्रारंभिक मोल कितने मिले आपको, प्रारंभिक मोल हमारे अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो पूरे 1 रखे हैं, यहां 0। और साम्य अवस्था पर या संगुणन के पश्चात जब हमारा संगुणन हो गया तो हमें पता है संगुणन में हमारे अल्फा मोल वियोजित हो गए, संगुणित हो गए, अल्फा मोल संगुणित हो गए, तो बचेंगे कितने हमारे, 1 - अल्फा मोल बचेंगे। ठीक है, तो आपका n मोल गया है और n का संगुणन हो गया है, तो मुझे बताओ यहां क्या लिखोगे, अल्फा/n। जैसे यहां पर आपने अल्फा/2 लिखा था ना, क्योंकि 2 मोल गए थे, तो यहां पर आपके n मोल संगुणित हुए तो क्या लिख दोगे, अल्फा/n लिख दोगे। ठीक है ना, सिर्फ यही कहानी समझने की है, बाकी तो फिर आपको सबको सिंपल ही है। ठीक है, अब हमारा आ गया भाई, सारा काम हो गया। तो i की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। i बराबर क्या होगा, संगुणन के पश्चात मोल की संख्या बटे
बटे क्या लिखोगे, संगुणन से पूर्व, संगुणन से पूर्व मूल की संख्या, मूलों की संख्या या मूल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पश्चात कितने हैं भाई, पश्चात लिख दो अल्फा बाई एन प्लस अल्फा बटे एन। और पूर्व कितने आएंगे, पूर्व आपको पता है 1 आएंगे, तो यहां क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। अब 1 का किसी में भाग लगाएं या ना लगाएं, बात एक जैसी है, तो हम यहां पे लिख देते हैं आई की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 माइनस अल्फा बाई एन। ये तो आपकी किसकी वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई। तो जब आपको संगुणन के लिए आई की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे। अब हम संगुणन की मात्रा अल्फा का भी रिलेशन देख लेते हैं। तो अल्फा बराबर क्या होगा, चलो पहले इसको सॉल्व करता हूं, आगे यहां से देखना भाई। अब एन को यहां पे आप मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड आप एन का गुणा कर दो, ठीक है, या ऐसे भी कर सकते हो, एन का मल्टीप्लाई इनसे करते जाओ। तो क्या होगा, दोनों साइड जब हम एन का मल्टीप्लाई करते हैं तो एन आई, यहां पर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा एन, यहां पे मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा एन अल्फा, और यहां पर जब हमने एन का गुणा किया होगा तो एन से एन कट गया, तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा अल्फा, ठीक है ना। मैं करके बता देता हूं भाई सिंपलेस्ट, यहां पर एन का गुणा किया एन आई, यहां एन अल्फा प्लस अल्फा बटे एन का गुणा एन से करोगे एन गया, तो यहां केवल और केवल क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, ठीक है। समझने के लिए बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, बाकी आप डायरेक्ट समझ सकते हो, एन का गुणा करते जाओ इधर, ठीक है, ये चीज आ गई। अब यहां से मैं एन को इधर ले लेता हूं, तो एन आई माइनस एन हो जाएगा भाई, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहां पर क्या बचा है अल्फा माइनस एन अल्फा, अल्फा पहले लिख दिया, माइनस एन अल्फा बचा, ठीक है। यहां से कॉमन क्या आ जाएगा, एन कॉमन आ जाएगा, तो यहां क्या बचेगा आई माइनस 1 बचेगा, ठीक है, यही बचेगा ना आई माइनस 1, ठीक है। और बराबर में यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फा यहां भी है यहां भी है, तो अल्फा कॉमन ले लिया, यहां से क्या बचा 1 और यहां से बचा माइनस का n। तो अल्फा निकाल लेता हूं, अल्फा निकालेंगे तो ये वाला पैरा हमें, ये वाला जो मान है ये हमें नीचे पहुंचाना पड़ेगा, तो n आई माइनस 1 हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस n नीचे आ जाएगा। तो देखो संगुणन के लिए क्या वैल्यू आई अल्फा की, n आई माइनस 1 बटे 1 माइनस n। और वहां अगर मैं वियोजन के लिए बात करूं तो वियोजन के लिए जो आई की वैल्यू, जो अल्फा की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी भाई, आई माइनस 1 और n माइनस 1। ये तो किसके लिए थी, वियोजन के लिए, यही थी वियोजन के लिए। और संगुणन के लिए देख लो आप n आई माइनस 1 बटे 1 माइनस n। तो ठीक है, दोनों को आपको डायरेक्ट आपको ये फॉर्मूले यही याद रखने हैं, ठीक है। अगर डेरिवेशन पूछता है तो डेरिवेशन करके बताओगे, बाकी ये जो फाइनल फॉर्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं, ये आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलो वियोजन का तो हमने कहानी पहले पढ़ ली थी, लेकिन मैंने कंपेरिजन के लिए आपको यहां पर बताया है। तो आप इसको लिख लो, फिर मैं इसको आपको एक इसका न्यूमेरिकल करके बताऊंगा। लिखो भाई, वीडियो को पॉज करके लिख लो, लिख लिया, चलो, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल मैं आपको और फाइनल बताऊंगा इसके लिए, देख लो भाई। देखना, चलो एक न्यूमेरिकल आपके लिए और बताता हूं जिससे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। देखना भाई, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है, ये न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया है, सारे कॉन्सेप्ट के आपको क्लियर कर देगा, ठीक है ना भाई। देखना, इस न्यूमेरिकल में आपको देखो क्या, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं। 0.30 ग्राम बेंजोइक एसिड है जिसको आपने 20 ग्राम बेंजीन में घोला है, ठीक है। इस विलयन का तो जैसे ही आप घोलते हो इस विलयन में जो हिमांक अवनमन है वो कितना हो जाता है भाई, 0.317, ठीक है। यानी 0.317 केल्विन क्या हो जाता है, उसके टेम्परेचर में कमी आ जाती है फ्रीजिंग पॉइंट में, ठीक है। बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए, आपको बोल रहा है संगुणन की मात्रा ज्ञात कीजिए, यानी अल्फा ज्ञात कीजिए। और इसके लिए बेंजीन के लिए उसने केएफ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो जब भी न्यूमेरिकल आ जाए उल्टा सोचो, उल्टा का मतलब जो पूछ रहा है वहां से स्टार्ट करो सोचना। हमसे ये क्या पूछ रहा है भाई, अल्फा पूछ रहा है, तो क्या कोई हम ऐसा रिलेशन जानते हैं जो अल्फा की वैल्यू को निकलवा सके? हाँ भाई जानते हैं हम, कौन सा जानते हैं, एन आई माइनस 1 और 1 माइनस एन, ये फॉर्मूला अभी अभी हमने पढ़ा था। तो इसके लिए हमको आई की वैल्यू चाहिए, तो आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? कोई फॉर्मूला है क्या जो आई की वैल्यू निकलवा दे? हाँ एक फॉर्मूला है, जब केएफ भी काम में आ जाए और आई की भी वैल्यू निकल जाए, तो वो आपको पता है सबको कि डेल्टा टीएफ बराबर आई केएफ इनटू मोलैलिटी, ये फॉर्मूला हमारे पास है।
ठीक है। इससे हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे भाई, आई की। लेकिन आई की वैल्यू यहां पर आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि आपको विलेय तो बताया ही नहीं है कि विलेय का अणुभार कैसे निकालोगे, ठीक है। क्योंकि अणुभार तो आप निकालोगे, लेकिन अणुभार निकालने के बाद आपको आई का पता है, फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे सैद्धांत असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो सामान्य बटा असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप आई की वैल्यू निकालोगे। आई की वैल्यू को उठा के आप किस में पुट करोगे, यहां पुट करोगे, और फाइनल आप क्या निकालोगे, अल्फा निकालोगे। तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊं तो पहले आपको क्या निकालना है भाई, आई का मान निकालना है। और आई का मान किस फॉर्मूले की सहायता से निकलेगा, इससे हम मोलर भार निकालेंगे, और उस मोलर भार से हमको पता है आई का फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान। इससे हम निकाल लेंगे, इससे हम फाइनल आई की वैल्यू निकालेंगे, आई की वैल्यू को वहां पुट करेंगे, फाइनल कैलकुलेशन करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो बस मैंने आपको थोड़ी सी कहानी बताई है कि किस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स को अप्रोच करोगे। आगे चलते हैं, देखना भाई, देखो अब जो गिवन डेटा है पहले उसको लिख लो। गिवन डेटा क्या है भाई, जो आपके पास बेंजोइक अम्ल है, बेंजोइक अम्ल आपका विलायक है, विलेय है, तो WB 0.3 ग्राम, 30 ग्राम 0.3 ग्राम, बात एक ही है। बेंजीन में कितना घोला है, बेंजीन का वजन दे रखा है आपको 20 ग्राम, ठीक है। और क्या दे रखा है, हिमांक में अवनमन यानी डेल्टा TF आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.317 केल्विन दे रखा है। बेंजोइक अम्ल की संगुणन की मात्रा अल्फा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। और बेंजीन के लिए KF की वैल्यू भी इसने दे रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको पता है डेल्टा TF बराबर क्या होता है, I इंटू KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA, सारी चीजें ग्राम में ऊपर गुणा कर दोगे 1000 से, ठीक है। हम यहां पर क्या करेंगे, MB को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि I का फॉर्मूला हमें पता है सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान, ठीक है। MB को कैलकुलेट करते हैं, MB इधर भेजो तो डेल्टा TF कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, KF बटे डेल्टा TF गुणा WB अपॉन WA, गुणा किससे करो, 1000 से, ठीक है। तो निकालो भाई, निकालो इस वैल्यू को। आई तो अभी हम निकालेंगे जब फाइनल, इसको पहले हम निकाल लेते हैं मोलर द्रव्यमान को, फिर उसके बाद आई निकालेंगे हम, ठीक है। देखो KF की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.1, डेल्टा TF कितना दे रखा है, 0.317 केल्विन, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको, WB कितना दे रखा है भाई, 0.3 ग्राम, अपॉन WA कितना दे रखा है, 20 ग्राम, गुणा किससे करना है हमको, 1000 से। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आपका मोलर द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा, 241 ग्राम मोल इनवर्स। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन में कितना आएगा, 241 ग्राम मोल इनवर्स। अब आई हमको पता है, आई बराबर क्या होता है, सामान्य अणुभार, सामान्य अणुभार बटे असामान्य अणुभार, असामान्य अणुभार, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं सैद्धांतिक अणुभार बटा प्रेक्षित अणुभार। प्रेक्षित जो हमने ऑब्जर्व किया है, ऑब्जर्व हमने कितना किया है भाई, इतना ऑब्जर्व किया है। जब हमने ऑब्जर्व करके कैलकुलेशन करके आंसर निकाला तो हमारा ये आया, ठीक है। सामान्य अणुभार कितना होगा विलेय का, कौन दे रखा है आपको, बेंजोइक अम्ल दे रखा है भाई। तो बेंजोइक अम्ल की स्ट्रक्चर मैं आपको यहीं बता देता हूं। बेंजोइक अम्ल क्या होता है, C6H5COOH, ये संरचना होती है बेंजोइक अम्ल की। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, बेंजोइक अम्ल हुआ, ठीक है, या आपको फॉर्मिक अम्ल दे दे या आपको एसिटिक एसिड दे दे, ये जो तीनों हैं ये बेंजीन में जाके क्या होते हैं, संगुणित हो जाते हैं, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो इसका हम क्या निकाल लेते हैं, मोलर द्रव्यमान निकाल लेते हैं भाई। इसका सामान्य मोलर द्रव्यमान कितना आएगा, 6 ये हैं तो 12 1 का होता है, 12 छिक्की हो जाएगा, 5 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन, टोटल 6 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन आपके पास इधर और है, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। सबको जोड़ोगे तो आपका कितना आएगा, 122 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो सामान्य जो हमारा है वो कितना है, सैद्धांतिक हमारा कितना है, 122 ग्राम। लेकिन जब हमने ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व करके हमें पता चला 241 निकला। तो हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, आई बराबर सामान्य, सामान्य हमारा कितना है भाई, जो हमारा सैद्धांतिक है वो है हमारा 122 ग्राम। लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर डाला तो मोलर भार तो हमें क्या मिल गया, ज्यादा मिल गया। कितना मिल गया, 241 मिल गया।
कहानी सिंपल सी है। अरे जब मैंने आपको असामान्य मोलर द्रव्यमान लिखाया था कि जब संगुणन होगा तो कणों की संख्या घटेगी और मोलर द्रव्यमान कैसा होगा, बढ़ जाएगा। अरे दो जुड़कर एक हो जाएंगे तो वजन बढ़ेगा ना। ये दो मार्कर हैं, जुड़कर एक हो गए तो वजन बढ़ जाएगा मार्कर का। तो वही कहानी यहां है कि जनरली तो कितना था, 122 ग्राम होता है, लेकिन हमने जब ऑब्जर्व किया तो ऑब्जर्व में हमको ज्यादा मिला। तो इसका मतलब क्या हो रहा है भाई, संगुणन हो रहा है। अब संगुणन कितना प्रतिशत हो रहा है उसकी चीज को पूछ रहा है कि मुझे मात्रा बताओ, एग्जैक्ट कितना परसेंट संगुणन हो रहा है। ठीक है, तो यहां से जब आप कैलकुलेशन करोगे, जोड़ बाकी गुणा भाग करोगे, तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी आएगी 0.506। ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो आई की वैल्यू निकल गई। अब आई की वैल्यू निकल गई तो फाइनल हम अल्फा निकाल सकते हैं। अल्फा बराबर हमारा क्या होता है, एन आई माइनस 1 बटे 1 माइनस एन। ये हमारा अल्फा होता है। एन की वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू बताओ भाई। इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, अभी अभी बताया था आपको, संगुणन हो रहा है, दो जुड़कर एक हो जाते हैं तो फाइनल वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी भाई। कणों की संख्या आपके लिए कितनी थी, 2 जुड़े हैं ना, तो जो एन की वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके लिए, 2 आएगी। तो मैं यहां लिख देता हूं एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब देखो 2 लिखोगे, यहां आई की वैल्यू कितनी है, 0.506 माइनस 1 बटे एन माइनस 1 माइनस एन। तो 1 माइनस एन करोगे 2 आएगा। ठीक है, माइनस कर दो भाई इसको, 2 और 1 में से इसको घटा दो, घटाओ तो कितना बचेगा, पॉइंट, और 1 में से क्या आता है, ये 4, नीचे बचेगा 4, इधर बचेगा 1, तो इधर क्या रखोगे आप 9, और इधर हासिल की लगोगे आप कितनी 1, तो इधर कितना बचेगा 4। ठीक है, 6 हो जाएंगे। तो आपका कितना आया भाई, 0.494, और ये किस में आएंगे आपके, माइनस में। क्यों, क्योंकि आप किस में से घटा रहे हो भाई, -1 में से घटा रहे हो। नीचे भी किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ऊपर गुणा करोगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, नीचे आपका माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका अल्फा आएगा वो कैलकुलेशन के बाद कितना आएगा, 988 आएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर हमको परसेंट में निकालना है तो 100 से गुणा कर दो, यानी परसेंट में जब आप 100 से गुणा करोगे तो जो आपके संगुणन की जो मात्रा निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 98.8%। ठीक है, तो ये आपकी निकल गई संगुणन की मात्रा। इस एग्जाम्पल को, इस क्वेश्चन को एक बार पहले आप लिख लो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लो। ये वैल्यू मैंने आपको जस्ट बताई है कि फॉर्मिक एसिड हो, चाहे आपके पास एसिटिक एसिड हो, चाहे बेंजोइक एसिड हो, सारे बेंजीन में जाके क्या होते हैं, संगुणित होते हैं। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। चलो ठीक है, तो यहां हमारी कहानी हुई थी आपकी किसकी, सॉल्यूशन चैप्टर की। ठीक है भाई, मैंने आपको सारी बारीक बारीक जितनी भी चीजें हैं वो मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम क्या करेंगे, कोई चीज बची होगी तो उसको भी मैं ले लूंगा, कोई अच्छे क्वेश्चन होंगे तो उसको भी ले लूंगा, नहीं तो हम इसके बाद एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कि जैसे ही हमारा चैप्टर खत्म होता है उसके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपको बोर्ड एग्जाम में, आपकी बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं मैं पूरे वहां पर आपको 1 to 1 एक ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करवाता चलूं। ठीक है, तो ये सीरीज हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे और जितने भी प्रीवियस एग्जाम में, जैसे आपके 2020 हो गया, 2019 हो गया, 18, 17, इस तरीके से जितने भी प्रीवियस एग्जाम में जो बोर्ड के क्वेश्चन है मैं यहां उनको आपको लिख के एक एक क्वेश्चनों को, एक एक ईयर के क्वेश्चंस को मैं आपको सॉल्व करवाऊं। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरीके के अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।